आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है अर्थ, मून एंड द सन। इस चैप्टर में हम अर्थ के द्वारा परफॉर्म की जाने वाली दो तरह की मोशंस, जिसे हम रोटेशन और रेवोल्यूशन कहते हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थ पर दिन और रात का निर्माण किस तरह से होता है। हम सीजन्स की साइकिल के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये जानेंगे कि अर्थ पर डिफरेंट सीजन्स किस तरह से फॉर्म होती हैं। और लास्ट में हम सोलर और लूनर एक्लिप्सेस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के शेडो की लेंथ पूरे दिन के दौरान बदलती रहती है। फॉर एग्जांपल, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेडो की लेंथ सुबह के समय पर लंबी दिखाई पड़ती है, दोपहर के समय पर छोटी दिखाई पड़ती है और फिर शाम के समय पर फिर से लंबी दिखाई पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आसमान में सन की पोजीशन पूरे दिन के दौरान बदलती रहती है। जैसे कि हम सुबह के समय पर देखते हैं कि सन ईस्ट डायरेक्शन से राइज हो रहा है, दोपहर के समय पर हम देखते हैं कि सन हमारे सर के ऊपर है और शाम के समय पर हम यह देखते हैं कि सन वेस्ट डायरेक्शन में सेट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि सुबह से लेकर शाम तक आसमान में सन अलग-अलग पोजीशंस पर दिखाई देता है और इसी वजह से किसी ऑब्जेक्ट के शैडो की लेंथ चेंज होती रहती है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सन आसमान में कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है पूरे दिन के दौरान, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्थ मूव कर रही हो और क्योंकि हम अर्थ से सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसलिए हमें सन ठीक वैसे ही मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे कि यदि हम एक चलती हुई बस में बैठे हों तो हमें रोड पर मौजूद सभी पेड़ पीछे की तरफ मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर वास्तविकता तो यह है कि बस मूव कर रही है और हमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि पेड़ पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। इसी तरह से कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्थ मूव कर रही हो और सन हमें सिर्फ मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा हो। वास्तविकता यह है कि अर्थ अपनी एक्सिस पर हमेशा रोटेट करती रहती है और इसी वजह से हमें सन रोज आसमान में अलग-अलग पोजीशंस पर मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है। अर्थ अपनी एक्सिस पर ठीक वैसे ही रोटेट करती है जैसे कि एक लट्टू अपनी कील पर रोटेट करता है। जैसा कि हम ऊपर दिए हुए इस डायग्राम में देख सकते हैं, लट्टू की कील को हम लट्टू का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ये वो लाइन होती है जिसके चारों तरफ लट्टू के सभी पॉइंट्स सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से अर्थ भी अपनी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली एक इमेजिनरी लाइन के अराउंड चारों तरफ रोटेट करती रहती है। यह इमेजिनरी लाइन वास्तविकता में तो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाली ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन यदि हम अर्थ के नॉर्थ पोल को उसके साउथ पोल के साथ एक लाइन के द्वारा जोड़ दें तो हम यह नोटिस करेंगे कि अर्थ के सभी पार्ट्स इस लाइन के अराउंड हमेशा रोटेट करते रहते हैं। इस लाइन को हम अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। यह नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल से गुजरता है। अगर हम एक सिचुएशन इमेजिन करें जिसमें कि हम अर्थ से बाहर निकल कर के अर्थ के नॉर्थ पोल के ऊपर जा कर के और फिर नीचे अर्थ को रोटेट करता हुआ देखें, तो हम यह नोट करेंगे कि अर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती रहती है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है कि जिस दिशा में घड़ी की सुइयां रोटेट होती हैं उसके उल्टी दिशा में अर्थ रोटेट करती हुई दिखाई पड़ती है, यदि हम अर्थ के नॉर्थ पोल से उसकी रोटेशन को ऑब्जर्व करें तो। इस टाइप की रोटेशन को हम वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन भी कहते हैं, मतलब कि यह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर रोटेशन भी कहलाती है। अर्थ अपनी एक रोटेशन को 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब यह है कि यदि हम अर्थ के किसी भी पार्ट को कंसीडर करें तो 24 घंटे में वो पार्ट रोटेट होकर के वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। इसीलिए हम यह कहते हैं कि अर्थ अपनी रोटेशन को 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड कॉन्टिन्यूसली रोटेट करती रहती है। इस कॉन्टिन्यूस रोटेशन की वजह से ही अर्थ पर दिन और रात का निर्माण होता है। दिए हुए इस लेफ्ट डायग्राम में अर्थ को एक ग्लोब के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है और सन को एक टॉर्च के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है।
जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, तो किसी भी समय पर अर्थ का केवल आधा हिस्सा ही सनलाइट को रिसीव कर पाता है और इसके विपरीत जो अर्थ का बाकी बचा हुआ आधा हिस्सा होता है, यह सन के ऑपोजिट होता है और डार्कनेस एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो किसी भी समय पर अर्थ का वो आधा हिस्सा जो सनलाइट रिसीव कर रहा होता है, वह दिन के समय को एक्सपीरियंस करता है, यानी कि डे टाइम एक्सपीरियंस कर रहा होता है। इसके विपरीत अर्थ का वो आधा हिस्सा जो सन के ऑपोजिट होता है और डार्कनेस एक्सपीरियंस कर रहा होता है, वहाँ पर नाइट टाइम होता है। इसी चीज़ को हम ऊपर दिए हुए इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि अर्थ का वो आधा हिस्सा जो सनलाइट रिसीव कर रहा है, वो डे टाइम को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। इसके विपरीत अर्थ का वो आधा हिस्सा जो सन के ऑपोजिट होता है और डार्कनेस एक्सपीरियंस कर रहा होता है, वो नाइट टाइम एक्सपीरियंस करता है। जैसा कि हम डेली ऑब्जर्व करते हैं कि सन मॉर्निंग में ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता है और इवनिंग में वेस्ट डायरेक्शन में सेट हो जाता है। पूरे दिन के दौरान हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि मानो सन आसमान में ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा हो और फाइनली शाम के समय में वेस्ट डायरेक्शन में सूर्यास्त हो जाता है, सनसेट हो जाता है। सन की यह एपरेंट मोशन अर्थ के रोटेशन की वजह से दिखाई पड़ती है। एपरेंट मोशन का मतलब यह है कि वास्तविकता में तो अर्थ रोटेट कर रही होती है, लेकिन हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि मानो सन सुबह से शाम तक ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव कर रहा हो। इसी चीज़ को हम इस दिए हुए डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हम अर्थ की रोटेशन को नॉर्थ पोल के ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब हम नॉर्थ पोल के ऊपर से अर्थ को रोटेट होता हुआ देखते हैं, तो अर्थ हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती हुई दिखाई पड़ती है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट होती हुई दिखाई पड़ती है। यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर एक लड़की खड़ी है। सुबह के समय पर यह लड़की यह ऑब्जर्व करेगी कि सन इसे अपने राइट हैंड साइड यानी कि ईस्ट डायरेक्शन से दिखाई पड़ना शुरू होता है और दोपहर के समय पर सन इसके सर के ऊपर चला जाता है और शाम के समय पर सन वेस्ट डायरेक्शन यानी कि इस लड़की के लेफ्ट हैंड साइड से दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से पूरे दिन के दौरान यह लड़की यह ऑब्जर्व करेगी कि ऐसा अपीयर हो रहा है जैसे कि सन ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव कर रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट होती रहती है। जैसा कि हम डेली ऑब्जर्व करते हैं कि दिन के समय में आसमान में सन हमें ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है। सन की यह एपरेंट मोशन इसलिए देखी जाती है क्योंकि वास्तविकता में अर्थ अपनी एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती रहती है। यह एपरेंट मोशन न सिर्फ सन के लिए देखी जाती है, बल्कि स्टार्स के लिए भी देखी जाती है। जब रात के समय में हम स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो यह देखते हैं कि सभी स्टार्स पोल स्टार के अराउंड मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। पोल स्टार, जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं, अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन के बहुत समीप होता है। इसीलिए अर्थ से देखने पर पोल स्टार स्टेशनरी दिखाई पड़ता है, यानी कि एक जगह पर स्थिर दिखाई पड़ता है। इसके विपरीत बाकी सभी स्टार्स पोल स्टार के अराउंड मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में बिग डिपर यानी कि सप्तऋषि, जिसमें कि 7 स्टार्स का कलेक्शन होता है, उसको हमने रात में अलग अलग समय पर उसकी पोजीशन को पोल स्टार के अराउंड दर्शाया है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि 7 पीएम पर इस सप्तऋषि की एक पर्टिकुलर पोजीशन है। 9 पीएम पर यह पोजीशन चेंज होकर के कुछ दूसरी दिशा में अलाइंड हो जाती है। 11 पीएम पर यह जो इसकी जो ओरिएंटेशन है वह कुछ अलग हो जाती है। 1 एएम पर कुछ अलग हो जाती है। 3 एएम पर कुछ और अलग हो जाती है। 5 एएम पर कुछ और अलग हो जाती है। मतलब कि सारी रात के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह बिग डिपर यानी कि सप्तऋषि आसमान में मूव कर रहा है और स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो हमें ध्रुव तारे के अराउंड मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है। अ, सप्तऋषि या फिर दूसरे किसी भी स्टार की जो यह रोटेशन दिखाई पड़ती है, वह इसलिए दिखती है क्योंकि वास्तविकता में अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड
हमेशा रोटेट करता रहता है और यह रोटेशन वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होती है। जैसा कि अब तक हमने देखा कि अर्थ अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड कॉन्टिन्यूसली रोटेट होती रहती है। इस रोटेशन के अलावा अर्थ एक और कॉन्टिन्यूअस मोशन परफॉर्म करती है, जिसमें वह सन के अराउंड एक नियरली सर्कुलर पाथ में कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती है। अर्थ की इस मूवमेंट को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो पहले ऑब्जेक्ट की इस तरह की मोशन को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। इसी तरह से अर्थ भी सन के अराउंड मूव करती रहती है। जिस पाथ में अर्थ सन के अराउंड मूव करती रहती है, उस पाथ को हम अर्थ का ऑर्बिट कहते हैं। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करने में 365 डेज और 6 आवर्स का टाइम लेती है। इसका मतलब यह है कि यदि हम अर्थ को एक पर्टिकुलर पोजीशन से ऑब्जर्व करना शुरू करें, तो करीब 365 डेज और 6 आवर्स के बाद अर्थ वापस उसी पोजीशन पर आएगी। इसलिए हम यह भी कहते हैं कि अर्थ को एक रेवोल्यूशन परफॉर्म करने में 365 डेज और 6 आवर्स का समय लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड कॉन्टिन्यूअस रोटेशन परफॉर्म करने के साथ साथ सन के अराउंड भी कॉन्टिन्यूअस रेवोल्यूशन परफॉर्म करती रहती है। इसी वजह से यदि हम अलग अलग महीनों के दौरान रात के समय में आसमान में देखें, तो हमें अलग अलग पैटर्न्स ऑफ स्टार्स दिखाई पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग महीनों के दौरान जब हम रात में आसमान में देखते हैं, तो हमारे देखने की ओरिएंटेशन यानी कि दिशा अलग-अलग होती है। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं कि जब कोई पर्सन सितंबर के महीने में रात के समय में आसमान में देखता है, तो उसके देखने की दिशा कुछ और होती है। जब वह दिसंबर में रात के समय में आसमान में देखता है, तो उसके देखने की ओरिएंटेशन कुछ और होती है। जब वह मार्च में देखता है, तो यह दिशा फिर बदल जाती है। और जून में रात के समय में आसमान में देखने की दिशा कुछ और होती है। तो क्योंकि हमारे देखने की ओरिएंटेशन अलग-अलग महीनों में अलग-अलग होती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ सन के अराउंड कॉन्टिन्यूअसली रेवोल्यूशन परफॉर्म करता रहता है। इसी वजह से हम अलग-अलग महीनों में आसमान में अलग-अलग पैटर्न्स ऑफ स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड कॉन्टिन्यूसली रोटेट होती रहती है और साथ ही साथ सन के अराउंड कॉन्टिन्यूसली रेवोल्यूशन परफॉर्म करती रहती है। इसका मतलब यह है कि किसी भी समय पर अर्थ दो तरह के मूवमेंट्स परफॉर्म कर रही होती है। एक है अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेशन परफॉर्म करना और दूसरा है सन के अराउंड रेवोल्यूशन परफॉर्म करना। अब यह देखा गया है कि अर्थ इन दो तरह के मूवमेंट्स को परफॉर्म करते वक्त उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, वो उसके ऑर्बिट से 90 डिग्री पर अलाइन ना होकर के कुछ टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है, जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक कलर से अर्थ के ऑर्बिट को दिखाया गया है। इस ऑर्बिट में अर्थ सन के अराउंड रेवोल्यूशन परफॉर्म करती रहती है और ऑरेंज कलर की लाइन से अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन को दिखाया गया है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड अर्थ कंटिन्यूअसली रोटेशन परफॉर्म करती रहती है। तो जब अर्थ इन दो तरह के मूवमेंट्स यानी कि रोटेशन और रेवोल्यूशन को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करती है, तो उस दौरान यह देखा गया है कि अर्थ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, वो उसके ऑर्बिट के रिलेशन में थोड़ी झुकी हुई होती है, सीधी होने की बजाय। यह इस डायग्राम से हम क्लियरली भी देख सकते हैं। और जब अर्थ सन के अराउंड कंटिन्यूसली रेवोल्यूशन परफॉर्म करती रहती है, तो अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के इस झुकाव को कंटिन्यूसली मेंटेन करती है। मतलब कि यह झुकाव पूरे साल के दौरान जब तक वो रेवोल्यूशन परफॉर्म करती है, यह सेम बना रहता है। यह झुकाव का जो एंगल है, वह सेम बना रहता है। हम अपनी लाइफ में साल दर साल सीजन्स की एक साइकिल को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसा कि हम यह देखते हैं कि किसी समय पर तो समर सीजन चल रहा होता है, उसके बाद ऑटम सीजन आता है, फिर विंटर सीजन आता है और उसके बाद स्प्रिंग सीजन आता है और स्प्रिंग सीजन के बाद फिर से समर सीजन आता है। समर सीजन के बाद फिर से ऑटम सीजन आता है, ऑटम सीजन के बाद फिर से विंटर सीजन आता है, विंटर सीजन के बाद फिर से स्प्रिंग सीजन आता है और इस तरह से सीजन्स की ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। सीजन्स की इस साइकिल को ऑब्जर्व करने के पीछे दो रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला है
अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन का टिल्टेड होना और दूसरा है अर्थ के शेप का स्फेरिकल होना। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जब अर्थ सन के अराउंड रेवोल्यूशन परफॉर्म कर रही होती है, तो उस समय पर अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन टिल्टेड होती है और अर्थ का शेप स्फेरिकल है। यह दो रीजंस अर्थ के ऊपर सीजन्स की साइकिल के निर्माण में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थ पर समर सीजन और विंटर सीजन का निर्माण किस तरह से होता है। जून के महीने में नॉर्थ पोल सन की तरफ टिल्टेड होता है। इसके विपरीत साउथ पोल सन से अवे टिल्टेड होता है, जैसा कि इस दिए हुए डायग्राम के ए पार्ट में हम देख सकते हैं। अब होता क्या है कि यदि हम इक्वल नंबर ऑफ सन रेज को कंसीडर करें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में, तो हम ये देखते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ सन रेज जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के किसी हिस्से पर पड़ती हैं, तो वो एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया पर पड़ती हैं। इसके विपरीत जब इक्वल नंबर ऑफ रेज सदर्न हेमिस्फेयर के किसी हिस्से पर पड़ती हैं, तो वो ज़्यादा एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती हैं, क्योंकि अर्थ का शेप स्फेरिकल होता है। इस बात को हम इस दिए हुए डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सनलाइट को 12 घंटे से ज़्यादा रिसीव करता है जून के महीने में। इसके विपरीत सदर्न हेमिस्फेयर के रीजन्स जून के महीने में 12 घंटे से कम सनलाइट को रिसीव करते हैं। तो अब होता ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रीजन्स एक मोर इंटेंस सनलाइट रिसीव करते हैं और ज़्यादा देर के लिए करते हैं। इसके विपरीत सदर्न हेमिस्फेयर के रीजन्स एक लेस इंटेंस सनलाइट को रिसीव करते हैं और कम देर के लिए करते हैं। इस वजह से जून के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रीजन्स में समर सीजन एक्सपीरियंस होता है। इसके विपरीत सदर्न हेमिस्फेयर के रीजन्स में विंटर सीजन एक्सपीरियंस होता है। दिसंबर के महीने में यह स्टोरी बिल्कुल ऑपोजिट होती है। दिसंबर के महीने में नॉर्थ पोल सन से अवे टिल्टेड होता है और साउथ पोल सन के टूवर्ड्स टिल्टेड होता है, जैसा कि हम इस दिए हुए लेफ्ट डायग्राम के बी पार्ट में देख सकते हैं। अब होता क्या है कि यदि हम सन से आने वाली इक्वल नंबर ऑफ रेज को कंसीडर करें, तो जब ये इक्वल नंबर ऑफ रेज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर पड़ती हैं, तो अर्थ के स्फेरिकल शेप की वजह से ये एक बड़े हिस्से पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, जबकि यही इक्वल नंबर ऑफ रेज जब सदर्न हेमिस्फेयर के हिस्से पर पड़ती हैं, तो एक छोटे से हिस्से पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं। अ, इसके अलावा सदर्न हेमिस्फेयर दिसंबर के महीने में 12 घंटे से ज़्यादा सनलाइट को रिसीव करता है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रीजन्स दिसंबर के महीने में 12 घंटे से कम सनलाइट को रिसीव करते हैं। तो दिसंबर के महीने में हम यह देखते हैं कि सदर्न हेमिस्फेयर के रीजन्स एक इंटेंस सनलाइट को ज़्यादा देर तक रिसीव करते हैं। इसके विपरीत नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रीजन्स एक लेस इंटेंस सनलाइट को कम देर के लिए एक्सपीरियंस करते हैं। इसीलिए हम यह देखते हैं कि दिसंबर के महीने में सदर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन एक्सपीरियंस होता है। इसके विपरीत नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रीजन में दिसंबर के महीने में विंटर सीजन एक्सपीरियंस होता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि जून के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रीजन्स 12 घंटे से ज़्यादा सनलाइट को रिसीव करते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन होता है। इसके विपरीत सदर्न हेमिस्फेयर के रीजन्स 12 घंटे से कम सनलाइट को रिसीव करते हैं और वहाँ पे विंटर सीजन होता है। तो इस बात से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि समर्स में डेज़ की लेंथ लंबी होती है और नाइट की लेंथ छोटी होती है। इसके विपरीत विंटर्स में डेज की लेंथ छोटी होती है और नाइट की लेंथ लंबी होती है। यदि हम स्पेसिफिकली पोल्स की बात करें, तो नॉर्थ पोल पर 21 मार्च को सनराइज होता है और उसके बाद आसमान में सन कंटिन्यूसली 6 महीने तक बना रहता है। यानी कि नॉर्थ पोल पर कंटिन्यूसली 6 महीने का दिन रहता है और 22 सितंबर को जब सूर्यास्त होता है, तो उसके बाद नॉर्थ पोल पर कंटिन्यूसली 6 महीने के लिए रात बनी रहती है। अभी हमने अर्थ पर डिफरेंट सीजन्स के फॉर्मेशन के रियल रीजंस को डिस्कस किया था और ये जाना था कि अर्थ पर डिफरेंट सीजन्स के फॉर्म होने का रियल रीज़न होता है कि अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन टिल्टेड होती है और अर्थ का शेप स्फेरिकल होता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि क्योंकि अर्थ सन के अराउंड एक परफेक्टली सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं करती, बल्कि वो एक ओवल यानी कि एलिप्टिकल पाथ पर मूव करती है और
इस ओवल पाथ पर मूव करते हुए जब अर्थ सन के करीब जाती है तो अर्थ पर गर्मी का सीजन एक्सपीरियंस होता है, और इस ओवल पाथ पर मूव करते हुए जब अर्थ सन से दूर होती है तो अर्थ पर सर्दी का सीजन एक्सपीरियंस होता है। परंतु यह रीज़न बिल्कुल गलत है। बल्कि यह देखा गया है कि जनवरी के महीने में जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सर्दी का सीजन एक्सपीरियंस हो रहा होता है, उस समय पर अर्थ सन के सबसे ज़्यादा करीब होती है। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिन की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे हम समर सॉल्स्टाइस कहते हैं। इसके विपरीत 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिन की लंबाई सबसे कम होती है, और इसीलिए इसे हम विंटर सॉल्स्टाइस कहते हैं। इसके विपरीत 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, यानी कि 12-12 घंटे की होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं और 23 सितंबर को हम ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मून अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट होता है और अर्थ के चारों तरफ कॉन्टिन्यूसली रेवोल्यूशन परफॉर्म करता रहता है। मून की रेवोल्यूशन के दौरान कभी-कभी ऐसा मोमेंट आता है जबकि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, जिसकी वजह से मून की शैडो अर्थ पर पड़ने लगती है और अर्थ के उस हिस्से में सनलाइट रिसीव नहीं हो पाती। यह केवल कुछ क्षणों के लिए होता है। इस अवस्था को हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं। इसके विपरीत कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है और अर्थ की शैडो के अंदर मून एग्जिस्ट करने लगता है। यह भी थोड़े समय के लिए होता है और इस अवस्था को हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि सोलर एक्लिप्स के दौरान मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से मून की शैडो अर्थ के ऊपर पड़ती है। अर्थ के उस हिस्से में जहां पर कि टोटली सनलाइट ब्लॉक्ड हो जाती है, उस हिस्से में हम यह कहते हैं कि टोटल सोलर एक्लिप्स हो गया है। इसके विपरीत अर्थ का कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है जहां से सन पार्शियली विजिबल होता है। इस हिस्से में हम यह कहते हैं कि पार्शियल सोलर एक्लिप्स हो गया है। चाहे वो टोटल सोलर एक्लिप्स हो या फिर वो पार्शियल सोलर एक्लिप्स हो, यह अवस्था केवल कुछ मिनटों के लिए ही मेंटेन रहती है। उसके बाद सोलर एक्लिप्स खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मून अपनी ऑर्बिट में कॉन्टिन्यूसली रेवोल्यूशन परफॉर्म करता रहता है और अर्थ भी अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट होती रहती है। तो जब मून की और अर्थ की रिलेटिव पोजीशन चेंज होती है तो सोलर एक्लिप्स उस जगह से खत्म हो जाता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि सोलर एक्लिप्स दो तरह का होता है। अर्थ के उस हिस्से पर जहां पर सनलाइट टोटली ब्लॉक्ड हो जाती है, हम ये कहते हैं कि टोटल सोलर एक्लिप्स हो गया है, और अर्थ के उस हिस्से पर जहां से पार्शियली सन दिखाई पड़ता है, हम ये कहते हैं कि वहां पर पार्शियल सोलर एक्लिप्स हुआ है। चाहे वो टोटल सोलर एक्लिप्स हो या फिर पार्शियल सोलर एक्लिप्स हो, हमें कभी भी सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि टोटल सोलर एक्लिप्स की अवस्था में भी सनलाइट इतनी ब्राइट होती है कि हमारे आईज को डैमेज कर सकती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है और मून अर्थ की शैडो के अंदर एग्जिस्ट करने लगता है थोड़े समय के लिए। जिस दौरान मून अर्थ की शैडो के अंदर होता है, उस अवस्था को हम टोटल लूनर एक्लिप्स कहते हैं। इस अवस्था में मून के ऊपर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं पड़ती और मून रेड कलर का दिखाई पड़ता है अर्थ से देखने पर। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि मून अर्थ के अराउंड कंटिन्यूसली रेवोल्यूशन परफॉर्म करता रहता है। तो जब अपनी इस मोशन के दौरान धीरे धीरे करके मून अर्थ की शैडो से पार्शली बाहर आता है, यानी कि उसके कुछ हिस्से पर सनलाइट पड़ने लगती है, तो ऐसी अवस्था को हम पार्शियल लूनर एक्लिप्स कहते हैं। धीरे धीरे मून के मूवमेंट की वजह से ये पार्शियल लूनर एक्लिप्स भी खत्म हो जाता है। सोलर एक्लिप्स के विपरीत लूनर एक्लिप्स को हम नेकेड आइज या किसी भी बाइनोक्यूलर या टेलीस्कोप्स की सहायता से देख सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी सोलर एक्लिप्स को नेकेड आइज, बाइनोक्यूलर्स या किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की सहायता से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सोलर एक्लिप्स के दौरान यदि हम सन की तरफ देखें तो हमारी आइज को खराब होने का डर रहता है। तो इस चैप्टर में हमने यह जाना कि अर्थ की रोटेशन की वजह से अर्थ पर डे और नाइट का निर्माण होता है। हमने यह भी जाना कि अर्थ सन के अराउंड कंटिन्यूसली रेवोल्यूशन परफॉर्म करती रहती है और यह रेवोल्यूशन 365 डेज और 6 आवर्स में कंप्लीट होता है। इस रेवोल्यूशन के दौरान हम सीजन्स की एक साइकिल को एक्सपीरियंस करते हैं। हमने अर्थ पर सीजन्स के फॉर्मेशन के रियल रीजंस को भी डिस्कस करा,
जो कि हैं अर्थ की एक्सिस का टिल्टेड होना और अर्थ के शेप का स्फेरिकल होना। हमने यह भी जाना कि किस तरह से सन, अर्थ और मून की अलाइनमेंट एक्लिप्सिस को फॉर्म करती है। थैंक यू वेरी मच।